चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। तो आज वाराणसी में सुबह सुबह एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया है। उधर हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट भी पहले से लगी हुई है। इस पर रिपोर्ट देखिए। यूपी के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। इसे मुस्लिम पक्ष के लिए फौरी राहत माना जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत के साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाना चाहिए। दरअसल जिला जज AK विश्वेश के आदेश के बाद एएसआई की 43 सदस्यीय टीम आज सुबह यानी सोमवार 7 बजे ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए पहुंची थी। उधर मुस्लिम पक्ष इस सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था और आज जैसे ही मामले पर सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने यानी कि 2 दिनों तक सर्वे पर रोक लगाने के साथ ही मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया। वहीं सर्वे कर रही टीम को जैसे ही ये आदेश मिला वो ज्ञानवापी से लौट गई। इससे पहले जिला जज AK विश्वेश ने शुक्रवार को ही मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश देते हुए एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट जिला कोर्ट में पेश करने को कहा था, लेकिन सोमवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है। आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी केस के सिलसिले में मुस्लिम साइड ने वाराणसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी थी, ये केस लड़ा था कि एएसआई के सर्वे के हम खिलाफ़ हैं, लेकिन कोर्ट में ने ये फ़ैसला दिया कि एएसआई का सर्वे होगा और इस आज सर्वे स्टार्ट हो गया। तो इसके ख़िलाफ़ मुस्लिम साइड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। तो ये 26 जुलाई तक ही तय करना है, 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। इधर हिंदू पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में पहले ही याचिका दायर की जा चुकी है। हिंदू पक्ष की ओर से वादिनी राखी सिंह ने कैविएट दाखिल की है। बताया जा रहा है कि अगर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट में जिला जज के फैसले को चुनौती दे तो बगैर उन्हें सुने हाईकोर्ट फैसला ना सुना दे, इस वजह से ये कैविएट दाखिल की गई है। नहीं, टीम आ गई बाहर, सब टीम बाहर आ गई। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का अभी तो 2 दिन बाद देखिए क्या होता है ना, फिर हम लोग पहल करेंगे। सर्वे हम लोग का होगा, सर्वे करवा के दम हम लोग लेंगे। हम लोग पर हिंदू लोग थे, एक मुसलमान थे, बस और कोई नहीं थे। अभी देखिए हम लोग को ऊपर नहीं जाने दिया गया है कि मतलब आप लोग महिलाएं हैं ऊपर नहीं जा सकती हैं, लेकिन हम लोग गए हैं, अपने आराध्य का दर्शन किए हैं, प्रणाम किए हैं। बस सर्वे सबूत कैसे नहीं हो सकता, दूसरा पक्ष जो कह लेंगे वो होगा, कोर्ट जो निर्णय करेगी वो होगा। इसलिए दूसरा पक्ष कह रहे कि सर्वे उसके खुदाई करे या न करे, आप उसको जिस प्रकार से कहते, मैंने तो कहा सर्वे की जरूरत ही नहीं है, मन को मिलाने की जरूरत है, इसलिए सर्वे की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद था, ठीक वैसा ही ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का विवाद भी है। याचिका में दावा किया गया है कि काशी विश्वनाथ का जो मूल मंदिर था उसे 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया और इसकी जगह मस्जिद बना दी। फिलहाल अब देखना यह है कि ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर 2 दिनों की सुप्रीम कोर्ट की फौरी रोक के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष क्या दलील रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अभी महीना भर भी नहीं बीता जब सीधी में एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने की तस्वीरें खूब सामने आई थी। बीजेपी नेता का नाम था इसमें। खूब सवाल उठे और खूब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई। हालांकि ये डैमेज कंट्रोल तो तब होगा जब घटना एक रही हो, लेकिन लगता है कि मध्य प्रदेश में तो आदिवासी और दलितों पर अत्याचार के नित नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हों। इस बार मामला छतरपुर से है, जहां पर दलित मजदूर को गंदगी खिला दी गई। सीधी कांड की तस्वीरें न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह छाई। सवाल उठे मध्य प्रदेश में दलितों आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर। खूब सियासत हुई और सरकार को भी घेरा गया। तो वहीं मामले पर सीएम ने खुद संज्ञान लिया। लेकिन अब दलित पर अत्याचार का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। इसमें एक दलित मजदूर को मैला खिला दिया गया। ये मामला छतरपुर के महाराजपुरा थाना इलाके के बेकौरा गाँव का है। बताया गया है कि यहाँ नाली खुदाई का काम चल रहा था, जिसमें मजदूर लगे थे। आरोपी और पीड़ित दोनों ही यहाँ पर काम कर रहे थे। इस दौरान दलित पीड़ित मजदूर ने आरोपी राम कृपाल पटेल पर मजाक कर काला ऑयल फेंक दिया, जिससे गुस्साए और नाराज आरोपी ने पास ही पड़ा मैला पीड़ित दलित मजदूर पर न केवल फेंका बल्कि उसके मुंह पर भी लगा दिया। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया, तो वहीं कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। ग्राम द्वारा का रहने वाला मजदूरी कर रहा था, अपने नाली निर्माण का काम कर रहा था। श्रीमान किसका? सरपंच की तरफ से कर रहा था श्रीमान। अच्छा, तो क्या हो गया? तो श्रीमान जी तुम्हें धोखे से ग्रीस लग गया श्रीमान जी, तो पूरे सर पे तो हाथों में लेके लेटरिन लेके आए तो पूरे शरीर में लपेटा। श्री मुँह में, सिर में, पीठ में भी श्रीमान जी। किसको ग्रीस लग गया? कृपाल पटेल। कृपाल पटेल को ग्रीस कहाँ से आ गया? नाली निर्माण कर रहे थे जब थोड़ा हाथ में लिए थे तो मैं हाथ लगा लिया था। इसमें दोनों ही लोगों के स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है उसने थाने में एक लिखित आवेदन दिया था। उसमें भी कहीं खिलाने या इस तरह की बात नहीं है, सिर्फ फेंकने की बात है। और खुद के आवेदन में भी उसने लिखा है कि पहले ये एक खेल की तरह था और बाद में ये झगड़ा हो गया, परंतु किसी भी तरह से गंदगी फेंकने की बात स्वीकार नहीं है, ये गलत है। और इसीलिए इस पे अपराध त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध कायम करके गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ छतरपुर में हुई इस घिनौनी हरकत की खबर जब दिल्ली तक पहुंची, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर ट्वीट किया। बीजेपी के साथ ही प्रदेश सरकार को घेरते हुए लिखा, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में दलित अपराध का रेट सबसे ज्यादा है। हर दिन 7 से ज्यादा अपराध हुए हैं। बीजेपी का सबका साथ सिर्फ दिखावटी नारा है। इधर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और दलितों की प्रदेश में बुरी स्थिति पर सवाल किया, तो बीजेपी एससी मोर्चा अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने इस पर जवाब दिया। कह दिया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। खड़गे जी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है और उनको ये जानकारी नहीं है कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कहां हो रहे हैं। तो मैं उनको प्रेस के माध्यम से स्मरण कराना चाहता हूं, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ले लीजिए। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, दलितों की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और दलितों की महिलाओं के साथ बलात्कार और सामान्य महिलाएं, पिछड़े कोई भी हो, सबसे ज्यादा अपराध कहीं घटित हो रहे हैं तो वो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने में झारखंड में जहां गठबंधन में कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां दलितों के, आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहे हैं। वहीं बीजेपी के इस जवाब पर कांग्रेस की तरफ से सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो लीपापोती में लगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि लाल सिंह आर्य अपनी ही जाति के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इतने बड़े पद पे बैठे हुए लाल सिंह आर्य को एक आदिवासी के साथ पेशाब करता हुआ फोटो पूरी देश और दुनिया ने देखा है। छतरपुर में ये भी सारे देश और दुनिया ने देखा है। अपने पापों पे पर्दा डालने के लिए दूसरे राज्यों से तुलना करना, ये मैं समझता हूँ कि ये एक सही राजनीतिक बात नहीं है। जिस समाज से तुम आते हो लाल सिंह आर्य, उसके साथ अन्याय हो रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट हमने भी देखी है। सबसे ज़्यादा दलित और आदिवासियों पर यदि कहीं अत्याचार हो रहा है
उसका नाम मध्य प्रदेश है। सियासी बयान ये बताने के लिए काफी है कि छतरपुर का ये मामला भी सियासतदानों का हथियार बन चुका है। लेकिन सवाल सियासत से ज्यादा आदिवासियों और दलितों की प्रदेश में स्थिति का है। साथ ही सवाल ये भी है कि पूरी मानव सभ्यता को शर्मिंदा करने वाली ऐसी गंदी हरकतों और गंदी सोच पर कब और कैसे लगाम लग पाएगी। छतरपुर से नरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा पार करना ट्रेंड बनता जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा हैदर के बाद इसी तरह का एक और मामला सामने आया। भारत की अंजू अपनी मोहब्बत की खातिर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा पहुंच गई है। अंजू और नसरुल्लाह के बीच 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। 34 साल की अंजू पहले से शादीशुदा है और राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में अपने पति के साथ रह रही थी। अंजू का मायका एमपी के ग्वालियर में आता है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू का एमपी कनेक्शन सामने आया है। अंजू का बचपन ग्वालियर जिले में टेकनपुर के बोना गांव में गुजरा है। अंजू 15 साल तक यहीं रही है, जबकि गांव में रहने वाले उसके पिता गया प्रसाद ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि अंजू एक सन की लड़की है। अंजू की शादी राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले अरविंद मीना से की थी, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच गए, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने पाकिस्तान के नसरुल्लाह से अंजू के संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात की। इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है। सब क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकनपुर? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने, मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की में। खास बात ये भी कि अंजू के पिता गया प्रसाद भी धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। वो क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं, जिसके बाद उनका नाम अब गया प्रसाद की जगह थॉमस हो गया है। वहीं अंजू का मामला सामने आने के बाद ये मुद्दा गाँव में चर्चा का विषय बन गया है। गाँव के लोगों का कहना है कि ये उनके लिए शर्म की बात है। गांव की बेटी प्यार के लिए अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान अपने आशिक के पास पहुंच गई। मतलब पहले रहते थे, अब आना जाना तो बहुत कम करते हैं। कभी कभी आते हैं घर देखने के लिए, कभी कभी आते जाते, माँ बाप आते हैं, बच्चे नहीं आते इतने। बच्चे कभी कभी आते हैं, एक आध। अंजू जो थी वो कब तक यहाँ रही? अंजू 15-16 साल तक यहाँ रही थी। उसके बाद में दिल्ली चले गए, सब माँ बाप बच्चे को लेकर दिल्ली चले गए। वहीं से इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, वहीं से शादी हो गई। ये बात है बेटा। अब क्या बोलते हैं पाकिस्तान गई है, हमें पता नहीं है। यही बात है बेटा। व्यवहार अच्छे थे, सीधे साधे परिवार थे बहुत। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से ज्यादा अच्छे से रहते थे। पाकिस्तान के नसरुल्लाह और अंजू के बीच 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई। 34 साल की अंजू पहले से शादीशुदा है और राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद के साथ रह रही है, लेकिन अब वो पाकिस्तान पहुंच गई है। अंजू विजिटर वीजा पर 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची थी। अंजू वाघा अटारी बॉर्डर से भारत से कानूनी रूप से पाकिस्तान गई है। अंजू के पास वैध पासपोर्ट है जो 20 अगस्त तक वैलिड है। इसके बाद अंजू वापस भारत लौट आई। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और अंजू के मामले में एक ही जैसे लग रहे हैं। जहां सीमा पबजी गेम खेलने के दौरान सचिन के साथ रहने के लिए छुपकर भारत चली आई, तो वहीं अंजू सोशल मीडिया के जरिए नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान चली। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में अब गोबर पर सियासत एक बार फिर से तेज हो रही है। बीजेपी ने गोबर खरीदी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार किया गया, तो कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया, पलटवार किया और गलत बताया। सुनिए। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में गोबर पर सियासत गर्मा गई।
बीजेपी ने गोबर खरीदी को लेकर सरकार को घेरा। बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक सौरभ सिंह का आरोप है कि अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने 246 करोड़ का गोबर खरीदा है, जिसमें महज 17 करोड़ का हिसाब मिला है। बाकी बचे 229 करोड़ के गोबर खरीदी के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। गोबर से बने सामान और स्टॉक की जानकारी भी सरकार के पास नहीं है। बीजेपी के मुताबिक गोबर खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। जिनके पास गाय नहीं, उनसे भी गोबर की खरीदी की गई। बीजेपी ने इसे चारा घोटाले से बड़ा घोटाला बताया। इस घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात भी कही है। गोधन न्याय योजना से 246 करोड़ 246 करोड़ की जो गोबर की खरीदी हुई है, उसके विरुद्ध में सिर्फ 17 करोड़ रुपए का सामान बिका है। 229 करोड़ रुपए का गोबर कहां पर है? राज्य सरकार ये बता नहीं पा रही है कि वो गोबर कहाँ है, उससे निर्मित वस्तु कहाँ पर है। इसका स्पष्ट ये कहना है कि 229 करोड़ रुपए का ये गोबर का घोटाला छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस कहां चुप रहने वाली है। कांग्रेस ने गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी पर पलटवार किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी के आरोप को बेबुनियाद बताया। ताम्रध्वज साहू के मुताबिक गोबर खरीदी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उन्होंने खुद गोबर खरीदी की जानकारी ली है। गृह मंत्री के मुताबिक प्रदेश में गौठान फायदे में है, इसलिए इसे स्वावलंबी गौठान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी एक ऐसा अभियान है जो आने वाले समय में लघु उद्योग का रूप लेगा, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल असत्य बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। गोबर खरीदी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैंने पूरी जानकारी दी है कि कितने की गोबर खरीदी हुई है, कितना वर्मी खाद बना है और कितने का बेचे हैं और कितना फायदा हुआ है। मैं आंकड़े सहित दिया हूँ। 49 करोड़ या कितना फायदे का भी जानकारी मैंने स्पष्ट तौर पर दिया है। और अब गौठान जब स्वावलंबी बन गया तो इसका मतलब है वो फायदे में चल रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में बीजेपी की तरफ से गोबर खरीदी का मामला उठाया गया था और सरकार के जवाब से बीजेपी संतुष्ट नहीं थी। सरकार के जवाब पर ही सवाल उठाते हुए बीजेपी ने गोबर खरीदी के 229 करोड़ का हिसाब मांगा था। अब एक बार फिर सदन के बाहर बीजेपी ने गोबर खरीदी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हर बात पर सियासत करने का आरोप लगाया है। ऐसे में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। युगल तिवारी के साथ ममता लांजीवार, न्यूज़ 18 रायपुर। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम शानदार खेल दिखा रही है। टीम और टीम के खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इस दौरान कुछ बड़े रिकॉर्ड भी बने हैं। वहीं बारिश की वजह से अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के 5वें दिन का खेल शुरू नहीं हो पाया। अगर 5वें दिन तय समय से खेल शुरू होता तो नतीजे कुछ और ही हो सकते थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में धमाकेदार बल्लेबाजी की और सिर्फ 24 ओवर में 181 रन बना दिए। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारत ने सबसे ज्यादा रन रेट से रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत ने दूसरी पारी में 12.2 ओवर में 7.54 की रन रेट से बल्लेबाजी की और 100 रन बना डाले। टेस्ट पारी में कम से कम 100 रन बनाने वाली टीम के लिए ये सबसे तेज रन रेट है। भारतीय टीम ने इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसने साल 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ 7.53 की रन रेट से रन बनाए थे। भारत के दोनों ही ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट से उलट ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में 44 गेंद में 57 रन और यशस्वी जायसवाल ने 30 गेंद में 38 रन बनाए। वहीं ईशान किशन ने 34 गेंद में 52 रनों की पारी खेली। आइए एक नजर भारत की दूसरी पारी पर। टेस्ट क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। दूसरी पारी में 7.54 की रन रेट से बने रन, सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ने 44 गेंद में 57 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 30 गेंद में 38 रन बनाए। ईशान किशन ने 34 गेंद में 52 रन की पारी खेली। दूसरी पारी में यशस्वी और रोहित की जोड़ी हिट रही।
सिर्फ 11.5 ओवर में इस जोड़ी ने 58 रन जोड़ दिए। उन्होंने 8.28 के रन रेट से बल्लेबाजी की। कम से कम 50 रन की साझेदारी में सलामी बल्लेबाजों द्वारा किया गया ये दूसरा सबसे ज्यादा रन रेट है। बात करें कप्तान रोहित शर्मा की, तो रोहित ने टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाया। रोहित ने सिर्फ 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका पिछला सबसे तेज अर्धशतक साल 2021 में चेपॉक में 57 गेंदों पर आया था, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। रोहित इस समय शानदार लय के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित अब तक 25 मैचों में 53.64 की औसत से 2092 रन बना चुके हैं। इसी के साथ ही रोहित शर्मा ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। रोहित टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार डबल डिजिट में स्कोर करने वाले बल्लेबाज भी बन गए। रोहित ने लगातार 30 बार डबल डिजिट में रन बनाए हैं। आइए एक नजर रोहित के नए रिकॉर्ड पर। सबसे तेज अर्धशतक रोहित ने बनाया, 35 गेंदों में लगाया अर्धशतक। WTC में सबसे ज्यादा 2092 रन, सबसे ज्यादा बार डबल डिजिट में स्कोर, 30 बार डबल डिजिट स्कोर किया। भारतीय टीम इस समय लय में नजर आ रही है। टीम के सभी खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी है। इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड कप भी होना है, जिसे देखते हुए अच्छे संकेत भी हैं। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम भारत के मुकाबले काफी कमजोर है, आंकड़ों में भी और मैदान में भी। आगे टीम को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीमों से भिड़ना भी है। उम्मीद है कि जो प्रदर्शन अभी टीम का है वो आगे भी जारी रहे और भारतीय टीम जीत के साथ रिकॉर्ड भी बनाती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं और ये वीडियो एक पटवारी का है। पटवारी भी ऐसा वैसा नहीं, रिश्वतखोर पटवारी, जिसकी हरकत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। लोकायुक्त के पकड़ते ही ये मुंह में रुपए डालकर चबाने लग गया। ये पटवारी जो है मुंह में रुपए डालकर चबाने लग गया। लाख कोशिश के बावजूद उसने पैसे नहीं उगले। इसके बाद मामला दर्ज हुआ। अब आपको दिखाएंगे रिश्वतखोर पटवारी की यह हरकत, जिसे देख आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल जबलपुर लोकायुक्त ने कटनी जिले के बिलहरी ग्राम के पटवारी को 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त ने जैसे ही उसे पकड़ा, उसने तुरंत पूरी रिश्वत की रकम जो थी उसको मुंह में दबा लिया और चबाने लग गया। लाख कोशिश करने के बाद भी पटवारी ने रुपए अपने मुंह से नहीं निकाले, जिसके बाद पटवारी को जबलपुर लोकायुक्त के अधिकारी तुरंत कटनी जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए और वहां भी उसने मुंह से पैसे नहीं उगले। बहरहाल लोकायुक्त की टीम ने मामला दर्ज करते हुए बाकी के दस्तावेज जब्त किए हैं। इस घटना के बाद हर जगह पटवारी के पैसे निकलने की ही चर्चा हो रही है। आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश की है। कितनी राशि थी? 4500 रुपये। सर, तो उसके बाद क्या किया गया? जैसे उसने नोटों को चबा लिया, हाँ, उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया। तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।